शहबाज शरीफ हुकूमत को कप्तान का सहारा, बड़ी अजीब बात है लेकिन इसकी एक हकीकत है, वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। कामरान टेसोरी जो सिंध के गवर्नर हैं, खतरनाक गवर्नर बन गए हैं, इसकी क्या हकीकत है? शायद अफरीदी साहब फंस गए हैं अपने एक बयान पे। पीटीआई में जो वफादारियां जिन्होंने तब्दील की हैं वो भी रगड़े में आने लगे हैं। उनके खिलाफ क्या एक प्लान बन रहा है, वो बड़ा ज़बरदस्त प्लान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक फड़ाइच, आप मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के वीलॉग में सबसे पहले बात करेंगे शहबाज शरीफ हुकूमत को कप्तान का सहारा। ये बड़ी अजीब बात है लेकिन इसकी एक हकीकत है, वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। कामरान टेसोरी जो सिंध के गवर्नर हैं, 16-17 माह हो गए, ख़तरनाक गवर्नर बन गए हैं। इसकी क्या हकीकत है ये भी आगे चल के बताएंगे। शायद अफरीदी साहब फंस गए हैं अपने एक बयान पे, लेकिन ये पहली मरतबा नहीं फंसे। इनके हवाले से मुझे भी इंटरव्यू करने का मौका मिला, क्या बातें होती हैं वो भी आपको बताएंगे। और पीटीआई में जो वफादारियां जिन्होंने तब्दील की हैं वो भी रगड़े में आने लगे हैं। उनके खिलाफ क्या एक प्लान बन रहा है, वो बड़ा ज़बरदस्त प्लान है, वो भी आपको शेयर करेंगे। सबसे पहले शहबाज शरीफ हुकूमत को कप्तान का सहारा है, ये मामला क्या है, ये एक दिलचस्प बात है। इंसार अब्बास साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो तहरीर लिखी है और कुछ फिर मैंने इसके मुतालिक मालूमात भी लेता हूँ और वक्तन फ़ोक्तन पता भी चलती रहती हैं। वो ये लिखते हैं कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना ख़त्म होने वाली लड़ाई शहबाज शरीफ की हुकूमत की ताकत का बुनियादी ज़रिया है। पीटीआई के कैद बानी चेयरमैन ने नैब करप्शन के रेफरेंस में अपने ट्रायल के मौके पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत 4 या 5 माह से ज़्यादा नहीं चली थी। उनकी राय थी कि हुकूमत गिर जाएगी, जिससे उनकी अडयाला जेल से रिहाई की राह हमवार होगी। अगर ऐसा होता हुआ देखने के लिए इमरान खान की नज़रें पीपल्स पार्टी पर जमी हैं, लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि किस तरह उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुसलसल कशीदगी और पीटीआई के फ़ौज के इदारों पर हमले शहबाज हुकूमत के इस्तेहकाम का ज़रिया बन रहे हैं। ख़बर तो बहुत लंबी है, मैं आपको ख़बर देता हूँ। ये बात है इमरान खान साहब की, जब वो वज़ारत उज़्मा पर बड़े ज़बरदस्त अंदाज से चला रहे थे, हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट सब एक पेज पे थे और लोग कहा करते थे कि जी अगले 10-15 साल भी एना देने। होता क्या था तब के मेरी चंद लोगों से मुलाकात होती है, मैं ये कहता हूँ कि जी इमरान खान की हुकूमत को क्या ख़तरा कभी हो सकता है, क्या इमरान खान की हुकूमत गिर सकती है? तो उस वक्त कहने वालों ने कहा कि जी इमरान खान साहब का इसरार 2 लोगों पे, शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ। वो कहते हैं इनको कैद करके रखो, इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें किसी तरीके से नहीं होने देनी, क्योंकि जिस दिन मेरी हुकूमत करेगी इन दोनों में से कोई वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, ये दोनों वज़ारत उज़्मा कैंडिडेट हैं, इनको इस्टेब्लिशमेंट से किसी तरह से दूर रखो। और इमरान खान साहब की ये बात दुरुस्त निकली। उनमें से एक यानी शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर बातचीत ना करते, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना करते, तो इमरान खान की हुकूमत शायद 5 साल पूरे करती और अगला मंजरनामा भी ऐसा ही कुछ होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इमरान खान साहब के खदशात सही निकले। अब जो ये मैंने किस्सा छेड़ा आपको कि जी शहबाज शरीफ की हुकूमत को कप्तान का सहारा, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो कितनी देर चलेगी। लोग ये कहते हैं, कुछ लोग 2 साल दे रहे हैं, कुछ 2.5 साल दे रहे हैं। मैं ये कहता हूँ जब तक इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी है। शहबाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो ऐसे ही खड़े होते हैं जैसे मेरी उंगलियाँ खड़ी हैं एक दूसरे के साथ। और हमने एक आखिरी, जब वो वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर आखिरी उनका नाश्ता था, आखिरी दिन था, तो तब एक खातून एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि आप तो उनकी आंख का तारा हैं, ये वो। तो उन्होंने कहा कि क्या ये कोई नई बात है? फिर उनसे किसी ने पूछा कि आप इतना क्यों इनको सपोर्ट करते हैं, फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को, ये वो, आपके बारे में ये तासुर क्यों है? तो उन्होंने फिर वाक़यात बताए। उन्होंने कहा जी मैंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उन लोगों को जिन्होंने हमें सर्व किया था उनको बुला के तारीफ़ी सर्टिफिकेट दिए, उनको मुबारकबाद दी, शाबाश दी। मैंने कहा जी ये जो इस्लामाबाद में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था बड़े पैमाने पे, मेरी हुकूमत के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए। तो मैं इधर उधर चक्कर लगाता रहा, फिर मैंने ये बात जनरल आसिम साहब से कर दी। सर वो मेरा काम जो है ना, वो काम मेरा हो गया। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब उसको कह रहे हैं और कह रहे हैं जी मेरा काम बर वक्त हो गया, तो मैं उनको क्यों ना शाबाश पेश करूँ, मैं उनको क्यों ना अप्रिशिएट करूँ। तो बाकी शहबाज शरीफ साहब नज़रियाती तौर पे दिल से इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके साथ टकराव की सूरत में पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये उनकी सोच है। नवाज शरीफ साहब ज़रा मुख्तलिफ सोचते हैं। तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि अब इमरान खान साहब की जो रिहाई की सारे मामलात हैं, वो जब भी कोई इस्टेब्लिशमेंट से बात होना शुरू होती है, उनके जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो इमरान खान साहब के बयानात वो बिल्कुल हवा में उड़ा देते हैं। उनकी पॉलिसी मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे 2 लोग शहीद होते हैं सिपाही पाकिस्तान फ़ौज के, और उस पर जो बाहर लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप उन्हें कहें या ना कहें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सपोर्ट करते हैं।
वो हमलावर हो जाते हैं फ़ौज के ऊपर, वो चीज़ें करते हैं। उससे क्या होता है कि इमरान खान साहब की मुज़ाकरात जो शुरू होते हैं वो वहीं पे ठप हो जाते हैं। यानी इमरान खान ख़ुद तो नहीं शुरू करते, जहाँ पे भी कहीं पे कोई बर्फ़ पिघलने लगती है तो वो नहीं पिघलती। तो इसलिए जब तक शहबाज शरीफ की हुकूमत तब तक रहेगी जब तक इमरान खान साहब के आसपास और इमरान खान का नाम लेने वाले लोग पाक फ़ौज पे इस्टेब्लिशमेंट पर हमलावर रहेंगे, तब तक शहबाज शरीफ की हुकूमत रहेगी। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब इनडायरेक्टली कब तक सहारा देते हैं इस गवर्नमेंट को। अगली बात ये है कि वो भी इससे जुड़ी हुई है कि शाहिद अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने एक बयान दे दिया। बयान क्या दिया, लाला को जो है ना लेने के देने पड़ गए हैं, NRO वज़ीर आज़म की बजाय इदारे के हाथ में होना चाहिए, ये बयान दिया था उन्होंने शाहिद अफरीदी साहब ने। शाहिद अफरीदी साहब जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान हैं, स्टार ऑलराउंडर हैं, और उनकी आपको पता है जितनी भी एडवर्टाइजमेंट और चीज़ें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अभी किसी अगर किसी साबिक खिलाड़ी को मिलती है और सबसे ज़्यादा जो रेट है वो शाहिद अफरीदी साहब के एड्स के हवाले से और बाकी वाले से। उन्होंने कहा जी सियासत और खेल दो हैं, दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों में अच्छे बुरे लोग हैं, हर बंदा बुरा नहीं होता, सबका पाकिस्तान, हर बंदा बुरा नहीं होता, ये सबका पाकिस्तान है, किसी एक का नहीं। इनका मजीद कहना था दारों को फैसला करने देना, वज़ीर आज़म की बजाय दारों के हाथ में होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जो शाहिद अफरीदी साहब कह रहे हैं, मैं इस कॉन्टेक्स्ट से इख्तलाफ करता हूँ। शाहिद अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि हुजूर जब इदारों को लगे कि कोई बंदा काम ठीक नहीं कर रहा उनको निकाल देना चाहिए, और जब उन्हें लगे कि यार ठीक है तो NRO देना चाहिए। NRO क्या है? तो कहने का मकसद ये है कि भाई अगर नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब की वापसी हुई है तो ठीक है, इदारों का फ़ैसला ओके। तो क्या वो ये रहे हैं कि भाई सियासत जो है ना, सियासत में माफ़ी तलाफ़ी जो है ना वो इदारों के हाथ में होनी चाहिए, यही कह रहे हैं वो। शाहिद अफरीदी साहब ये बयान दे के फंस गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं उन्होंने उनको सिंगों पे ले लिया है, और वो कह रहे हैं जी इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। शहबाज गिल तो इससे आगे बढ़े, उन्होंने कहा जी शलवार कमीज़ पहन के हर बंदा खिलाड़ी ये समझता है कि जी वो बड़ा मशहूर है, वो इमरान खान है, वो ये है, वो इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। इमरान रियाज साहब ने बड़ी गोलाबारी की है, जिस पे फिर अफरीदी साहब ने उन्हें कहा तुम साफ़ी नहीं हो, तुम एक ट्रोल हो, इस तरह की बातें हुई हैं। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि लाला जो है ना वो इन दिनों में रगड़े में आगे हुए हैं और मामला जो हैं उनके बड़े ख़राबी की तरफ चल रहे हैं। ये बयान उनका दोबारा से एक मरतबा मंजर आम पर आ गया। हमने आगे थोड़ा सा चलना है और कामरान टिसोरी साहब जो हैं उनकी बात करनी। मैंने कहा था ख़तरनाक गवर्नर बन गए, ये बात क्या है? कराची मेरा जाना हुआ, टिसोरी साहब से मेरी 6-7 घंटे मुलाकात रही, और सबसे हैरत अंगेज़ बात ये थी कि हम गए अंदर इंटरव्यू करने, तो पता चला जी बाहर आए जी गवर्नर साहब ने बुला लिया। बाहर गए तो देखा जी गाड़ियाँ लगी, गवर्नर साहब किधर हैं जी? पता चली गवर्नर साहब खुद ड्राइविंग सीट पे आके बैठ गए हैं। तो वो मैंने दरवाज़ा खोला ना, तो मैंने कहा बैठते हैं गाड़ी में, उन्होंने कहा जी आगे बैठें। तो मैंने दरवाज़ा खोल के अंदर देखा, मुझे लगा कोई ड्राइवर चला रहा होगा, तो मैंने अंदर देखा तो जी टिसोरी साहब जो हैं वो ड्राइविंग सीट पे हैं। तो ड्राइविंग सीट पे हैं, फिर उन्होंने कहा जी अब आपने इधर ही रहना है, यहीं पे रहें। 5-6-7 घंटे हमें उनके साथ जाने का मौका मिला। एक इदारे की तकरीब में गए, वह गवर्नर हाउस में बैठे, लंबी गपशप हुई, कुछ ऑफ द रैकेट बातें हुई, कुछ ऑन द रैकेट बातें हुई। वो क्या बातें हुई? बात ये हुई कि जी मैंने उनकी कहानी सुनना चाह रहा था। मैंने उन्हें कहा जी आपके बारे में तासुर ये है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के गवर्नर हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान में कौन है जिसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात नहीं होते, लेकिन आप ये देखें कि 17 माह मुझे तकरीबन यहाँ पे हुए, मैंने यहाँ पे क्या किया। वो मुझे लेके गए गवर्नर हाउस के अंदर, एक जंजीर अदल लगाई हुई है उन्होंने, वो उसको आप घंटी को आप इस तरह बजाते हैं और आप अपना दरख्वास्त देते हैं तो आपकी दरख्वास्त सुनी जाती है, आपकी फरियाद सुनी जाती है। इसी तरह गवर्नर हाउस के अंदर एक कंप्लेंट सेल है, बार कोड दिया हुआ है पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे और मुख्तलिफ जगहों पे। वहाँ पे आप जाएँ, टिसोरी साहब की तस्वीर लगी, बार कोड पर स्कैन करें और जनाब आप ना आपकी जो कंप्लेन आप टिसोरी साहब के साथ ऑनलाइन हो जाएंगे, कामरान टिसोरी। अच्छा, मैं सारी पॉजिटिव बातें नहीं है, नेगेटिव बातें भी हैं, वो भी बताता हूँ ना कि 16-17 माह पहले टिसोरी साहब को किस तरह से याद किया जाता था। इनके ऊपर FIRs भी हैं, वो सवाल भी किया। उन्होंने कहा जी आप मुझसे आज का पूछें, इन 17 माह का पूछें जब मुझे मनसब मिला। जब मेरे पास मनसब नहीं था, मेरे से क्या बात करेंगे आप? अच्छा, कंप्लेंट सेल इन्होंने किया हुआ है, गवर्नर हाउस में अंदर ले गए, उन्होंने दिखाया कि जी बिल्कुल एक बड़ा हॉल है, वो हॉल उन्होंने बनवाया कॉन्फ्रेंस हॉल, उससे पहले वहाँ पे गंदगी थी, रद्दी थी। अच्छा, फिर वो एक बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ उन्होंने ये किया कि जब वो गवर्नर बने तो उन्होंने कंप्लेंट्स ली लोगों की। तो कुछ महीनों बाद उन्होंने पूछा कि वो कंप्लेंट्स कोई थी, काफ़ी हज़ारों में, 50-60 हज़ार होंगी। तो उन्होंने कहा वो किधर हैं कंप्लेंट्स, वो सारी बातें, वो कंप्लेंट्स किधर हैं? तो वो एक ने दूसरे की तरफ देखा, दूसरे ने तीसरे की तरफ देखा, पता ये चला कि रद्दी की टोकरी की नज़र हो गई। फिर उन्होंने एक जामिया सिस्टम बनाया, जिस शोबे से रिलेटेड कंप्लेन आती है वो मुतलका दारों को भेजते हैं, फॉलोअप लेते हैं।
दूसरा उन्होंने कहा मुझसे किसी ने बात करनी है वो फ़ोन पे बात कर सकता है, वो मुझे कॉल कर सकता है। वो गवर्नर हाउस में रोज़ कई हज़ार अफराद को राशन दे रहे हैं। गवर्नर हाउस में पिछले 17 माह में तकरीबन 15 लाख अफराद विज़िट कर चुके हैं। रोज़ाना वहाँ पर 4-5 हज़ार अफराद चेयर्स पे बैठ के एक VIP इफ्तारी करते हैं। अच्छा, मुझे कामरान टसूरी बड़े बदले बदले से लगे और मैंने कहा कि आपने तो परसेप्शन ही चेंज कर दी अपनी। तो उन्होंने कहा जी हुआ क्या? मैंने कहा आप ऐसे तो नहीं थे जैसे आप नज़र आ रहे हैं। तो हुआ ये कि 12 रबीउल अव्वल को मेरा हल्फ हुआ था और तीसरे चौथे दिन ही मुझे पता चला कि पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत मुझे घर भेजना चाह रही है। मैंने अपनी मिसिज़ को कहा कि सामान अपना अनपैक ना करो क्योंकि हमें यहाँ से किसी वक्त भी जाना पड़ सकता है। लेकिन वो जो है कहते हैं अल्लाह का करना ऐसा है कि 17 महीने हो गए हैं। पूरी MKM उस वक्त चाहती थी कि मैं गवर्नर ना बनूँ, मैं गवर्नर बन गया। और इस वक्त लॉबिंग बहुत ऊपर से हो रही है। मेरी अपनी इतलात है कि जो खातून है खुशबख्श सजाद, उनके हवाले से बल्कि एक बड़ा लतीफ़ा हुआ। तो हमें सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो टसूरी साहब ने कहा कि इन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मैं सोचता हूँ कि ये मुश्किल सीढ़ियों पर वो बुज़ुर्ग खातून हमारी बहन कैसे चढ़ेंगी, यानी जिनका आगे गवर्नर के लिए नाम आ रहा है। जरदारी साहब के साथ इनके बड़े बेहतरीन ताल्लुकात थे, लेकिन शायद अब वो ताल्लुकात उस तरह से नहीं है कि जरदारी साहब नहीं चाहते कि गवर्नर रहें। मेरा ये ख्याल है कि अगर साजिशें कामयाब हो गई इनके ख़िलाफ़ तो शायद ये चंद दिन के मेहमान हैं, उसके बाद ये गवर्नर नहीं रहेंगे। लेकिन 17 माह में अपना ये प्रोफाइल बना गए हैं। मैंने उनको बल्कि मुँह पे कह दिया, इंटरव्यू में भी आ जाएगा। मैंने कहा जी मोहसिन नकवी, आप अनवारुल्लाह काकड़, आप तो परफॉर्मर हैं और आपको फिर किसी ना किसी सेटअप में आपने आना है। गवर्नर के ऊपर अलबत्ता 2 साल की पाबंदी होती है, लेकिन उन्होंने अंदर एक IT का भी पूरा माहौल बनाया हुआ है। 50,000 बच्चा IT का कोर्स कर रहा है, वहाँ से 4.5 लाख बच्चा ऑनलाइन कर रहा है। इसी तरह वो पूरे सिंध में इसका दायराकार फैलाने लगे हैं। एक ख़बर ये भी है कि मैंने उनसे पूछा कि आपकी सियासत को तो एक नया, उन्होंने कहा मेरी सियासत तो शुरू ही अब हुई है। तो ये ख़तरनाक तरीन गवर्नर इसलिए मैंने कहा है कि MKM में भी अब ये दूसरे तीसरे चौथे नंबर के आदमी हैं और सिंध में भी ये एक नया फिगर है, नया एक चेहरा है जिसकी एंट्री हुई है। और मुझे लगता है जो उनके ताल्लुकात हैं, जो उनकी समझ बूझ है, जो उन्होंने परफॉर्म किया है, इसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि अगले 1.5-2 सालों में इनका जो कद है वो अब मुख्तलिफ है और ये MKM और बाकी दीगर मामलात में सिंध में आपको प्रोमिनेंट फिगर के तौर पे नज़र आएंगे। ये जो ख़बर है ना कि मैंने कहा था कि जी PTI में वफादारियाँ बदलने वाले, PTI छोड़ने वाले हो जाएं तैयार, ये ख़बर बड़ी दिलचस्प है। वैसे तो बहुत से लोगों ने छोड़ा है, लेकिन मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ा, बल्कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने इलेक्शन लड़े, MNA MPA बने, उसके बाद PTI छोड़ी। ये लोग कौन है? ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफादारियाँ तब्दील करने वाले कौमी और सूबाई असम्बली के 20 से ज़्यादा अरकान के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया। रेफरेंस मुतल्लिका असम्बलियों के स्पीकर्स को भेजे जाएंगे। पंजाब असम्बली में नामजद अपोजिशन लीडर मलक अहमद खान बचर ने कहा कि स्पीकर ने रेफरेंस आगे ना भेजे तो अदलिया से रजू करेंगे। अच्छा, ये मामला ये है कि जो बहुत से लोग जीत के आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने फ्लैक्स लगाए, खान साहब की तस्वीरें लगाई, जीते कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, और फिर आके वो मुस्लिम लीग नून में हुकूमत में शामिल हो गए। पंजाब असम्बली में बहुत सी ख़वातीन और बहुत से अफराद हैं। यहाँ से शाजिया तरीन है, वहाँ से लोधरा से, इसके अलावा 3-4 अरकान लिया से एक रुकन असम्बली है गुरमानी साहब, वो शामिल हुए। फिर सुल्तान तारिक बाजवा साहब हैं, वो शामिल हुए यहाँ से ननकाना और इस साइड से। तो इसी तरह बहुत से MPs हैं, इसी तरह MNAs हैं। लाहौर से वसीम कादिर थे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे PTI के, MNA जीते, रोहेल असगर को हराया और नून लीग में चले गए। तो ये उनकी बात हो रही है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये शायद रेफरेंस जो है ये खारिज हो जाएगा, इसका शायद अदलिया में जाके क्या बने। उसकी वजह ये है कि इन सब का जो स्टेटस था वो आज़ाद था, लेकिन मसला फिर भी खड़ा हो सकता है। रेफरेंस भेजे जाएंगे, इन लोगों के ऊपर थोड़ी गोलाबारी होगी, बदनामी होगी, चीज़ें चलेंगी, तो PTI जो वफादारियाँ बदल रहे थे वो फिर अब हो जाएं तैयार, क्योंकि अपोजिशन लीडर साहब जो हैं उन्होंने ये ऐलान किया, पार्टी के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं कि यार इनका क्या करना है। मेरी इतलात ये भी है कि सोशल मीडिया पे भी कुछ कैंपेन चलाई जाएंगी, इन लोगों को टारगेट किया जाएगा, ख़ास तौर पे जिन लोगों ने जीतने के बाद हुकूमत में शमूलियत का ऐलान किया था। इन लोगों के लिए अब ख़तरा है थोड़ा सा आगे सोशल मीडिया। अगर तो अदालतों में और इलेक्शन कमीशन में कुछ ना बना तो फिर सोशल मीडिया की अदालत में इनका कुछ ना कुछ बनेगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और इसमें ऐड कर लीजिए।
बल्कि आखिर में ये ऐड हो जाएगा उसमें, ठीक हो।